दोस्तों हिस्ट्री माइनर 1D का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में किस तरह से उभरा है, किस तरह से एक परमाणु शक्ति बना है, इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बताना, वर्णन करना है। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री 1D का क्वेश्चन। ठीक है, 1D का ये आपका क्वेश्चन है सेमेस्टर 7 का। ये भी आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितना भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा मैं एक प्लेलिस्ट में सेव कर दिया, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि ये जो आपका सिलेबस है हिस्ट्री माइनर 1D का, ये आपका लगभग जो है हिस्ट्री मेजर 16 के सिलेबस से मैच करता है। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री मेजर 16 का ही यहाँ पर रखा गया है। आपके प्लेलिस्ट में आपको वही देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने की क्या प्रक्रिया रही है। भूमिका को हम लोग समझते हैं। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बार बार आपको बोलते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई इससे आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत के पास दो बड़ी चुनौती थी। एक और ऊर्जा और तकनीकी विकास की आवश्यकता। एक चुनौती तो यह था कि ऊर्जा का और तकनीकी विकास का आवश्यकता है, और दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता थी। मतलब दो बड़ी चिंताएं थी भारत के पास जब देश स्वतंत्र हुआ। भारतीय नेतृत्व विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि आधुनिक भारत का निर्माण विज्ञान और तकनीक के आधार पर ही संभव है। उस टाइम के जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनका मानना था कि आधुनिक भारत का जो निर्माण है वो विज्ञान और तकनीक के आधार पर ही हो सकता है। इसी सोच के तहत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और इसी सोच के साथ क्या तो परमाणु ऊर्जा की जो कार्यक्रम उसका शुरुआत किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों, राजनीतिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तीनों मिलकर भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में विकसित किया। आपको एक बात यहाँ पर क्लियर करा दे कि हालांकि ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने की प्रक्रिया बताइए, लेकिन जब भारत में परमाणु शक्ति के लिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं परमाणु ऊर्जा आयोग का जो स्थापना किया गया, ये इसलिए नहीं किया गया था कि यहाँ पर हम परमाणु बम बनाएंगे और किसी देश पर गिराएंगे। ठीक है, ये आयोग का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि यहाँ पर ऊर्जा बनाया जा सके, मतलब बिजली बनाने का काम किया जा सके। जो चिकित्सा का क्षेत्र है उस क्षेत्र में काम किया जा सके, जो विज्ञान का क्षेत्र है वहां पर काम किया जा सके। बम बनाने का जो उद्देश्य वो कभी था ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, जो बम है परमाणु बम, उसको बनाने का यह उद्देश्य कभी नहीं था। यह उद्देश्य तब बना जब चाइना ने बम बनाया। ठीक है, 1964 में जब चाइना ने बम बना लिया, हमारा जब युद्ध हुआ चाइना के साथ 1962 में, तब ये उम्मीद जागा। तो इस तरह से शुरुआत का अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत में परमाणु बम बनाने जैसा कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बाद में ये परमाणु शक्ति के रूप में हमारा भारत उभरा है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। प्रारंभिक आधार और वैज्ञानिक नेतृत्व 1948 के बाद 1956 तक। स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, क्योंकि आप ऊपर देखें कि इस तरह से हमारा जो देश है वो इन शक्तियों से, चुनौतियों का सामना कर रहा था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया। और ये जो आयोग था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया, जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अगर परमाणु बम पहले से बनाने का कोई कह सकते कि उद्देश्य रहता हमारा, तो जितने टाइम तक ये जीवित रहते उतने टाइम में ये बना भी लेते। आगे इसमें कहा जा रहा है कि नेहरू ने उन्हें पूरा राजनीतिक समर्थन दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। विज्ञान के क्षेत्र में क्या तो आत्मनिर्भर बने। भाभा ने न केवल अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की, बल्कि भारत के लिए एक दीर्घकालिक परमाणु नीति भी तैयार की। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? तो प्रारंभिक आधार, जहां से शुरुआत किया गया था। ठीक है, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना की गई, जिससे इस कार्यक्रम को और मजबूती मिली। इस चरण में भाभा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने भारत में परमाणु विज्ञान की बुनियाद रखी और युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया। तो इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाया जाता है शुरू में। ठीक है, जब देश इन सब संकट से गुजरता है, इन सब चुनौतियों से गुजर रहा होता है। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग चरण देखेंगे वो है संस्थागत विस्तार और दीर्घकालिक योजना। संस्थागत विस्तार और दीर्घकालिक योजना 1950 से 1966 का दशक हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर क्या तो अब शुरुआत होगा बम बनने का। इस अवधि में भाभा के नेतृत्व में मुंबई के ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, क्या बोलते हैं इसको, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई, और भारत ने परमाणु अनुसंधान में उल्लेखनीय प्रगति की। अब क्या है तो जो परमाणु अनुसंधान केंद्र उसका स्थापना कर दिया गया है। इसी दौरान भाभा ने 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम की योजना बनाई, जिसमें भारत के सीमित यूरेनियम और प्रचुर थोरियम संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग करने की रणनीति थी। तो इन्होंने क्या है तो अब अपने ही देश का
जो यूरेनियम था, जो थोरियम था, इन सब संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग करने का रणनीति सोचा, बनाने लगे। इस समय होमी भाभा के साथ अन्य वैज्ञानिक जैसे कि विक्रम साराभाई ने भी वैज्ञानिक ढांचे को मजबूत किया। जो इनके साथी थे विक्रम साराभाई, ये भी क्या थे, उनके साथ काम करते थे। हालांकि 1966 में भाभा की मृत्यु के बाद कार्यक्रम को एक झटका लगा, लेकिन तब तक एक मजबूत वैज्ञानिक आधार तैयार हो चुका था। इन्होंने क्या, तो एक मजबूत वैज्ञानिक आधार तैयार कर चुके थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, क्योंकि इनकी जो मृत्यु वो हो जाती, आकस्मिक मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हो जाती, उसके बाद क्या है, तो ये जो सिस्टम था वो पूरा थोड़ा सा धीरे हो जाता है, जिसे आगे बढ़ाने का कार्य अन्य वैज्ञानिकों ने संभाला। ठीक है, आगे हम देखते हैं तीसरा चरण में सुरक्षा चुनौतियां और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका। अब यहाँ पर आता है 1962 से 1974। यहाँ पर युद्ध भी होगा चाइना के साथ, और चाइना वाले बम भी बना लेंगे, और हम लोग भी क्या करेंगे, अब इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तीसरा जो चरण है कि सुरक्षा नीतियां और जो सुरक्षा चुनौतियां और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका। 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत की सुरक्षा नीति को बदल दिया। क्योंकि अगर आपके आसपास के पड़ोसी देशों के पास परमाणु बम है और आपके पास नहीं है, तो आप सुरक्षित नहीं है। इसके लिए क्या है, तो आपके पास भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत की सुरक्षा नीति को बदल दिया। इस समय भारत के नेतृत्व में लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी थी। और यहाँ पर जो उस टाइम में भारत का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री, और बाद में इसके इंदिरा गांधी आती है। भारत ने महसूस किया कि केवल शांतिपूर्ण नीति से देश की रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए परमाणु कार्यक्रम को सामरिक दिशा दी गई। क्योंकि जब यहाँ पर कह सकते जो हमारा मुठभेड़ हुआ था, ठीक है, चाइना के साथ सशस्त्र संघर्ष हुआ था, गोलीबारी चला था, युद्ध हुआ था 1962 में। हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, वहां पर आप जाके इस चीज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद ये पता चल गया था कि हमारा जो सेना है वो इतना पर्याप्त नहीं है, हमारा जो टेक्नोलॉजी वो इतना पर्याप्त नहीं कि हम चाइना के साथ लड़ सके या फिर किसी भी देश के साथ लड़ सके। ठीक है, तो ये भी इसलिए कहा था, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया। इस दौरान वैज्ञानिकों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तालमेल बना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैज्ञानिक चाह रहे हैं, ऐसा कि राजनीतिक लोग जो है वो भी चाह रहे हैं, और इसके बीच में क्या तालमेल बना, जिसमें इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी खुल के छूट दे रहे थे वैज्ञानिकों कि आप लोग जो काम करते हैं करिए। उन्होंने वैज्ञानिकों को खुलकर समर्थन दिया और परमाणु परीक्षण की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, देश परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार होता है। चौथा जो यहाँ पर फेज है, जो चौथा चरण है, पहला परमाणु परीक्षण और वैज्ञानिक योगदान। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है। 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। तो यह टाइम जो आप लोग याद रखेंगे, 1974 में इंदिरा गांधी का नेतृत्व में भारत ने क्या किया, तो पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण में डॉक्टर राजा रामन्ना और उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा। इसको शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट क्यों कहा, क्योंकि भारत के ऊपर जब इसका कह सकते हैं, जब भारत ने परीक्षण किया तो बहुत सारे देशों का, खास करके अमेरिका का, भारत पर क्या तो दबाव बढ़ने लगा कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि एनपीटी लाया गया था, आपको पता है कि जो एनपीटी इसके बारे में क्वेश्चन करा चुके हैं। ये क्या तो एक संधि है जहां पर आप परमाणु का अप्रसार नहीं कर सकते, परमाणु बम नहीं बना सकते। जिसके पास है उसके पास है, अब कोई देश परमाणु बम नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए जो कई सारे प्रतिबंध भारत पर लगाए गए कि आपने परमाणु टेस्ट कैसे किया, किस तरह से आपने इसका प्रशिक्षण कैसे कर लिया बिना पूछे, बिना इजाजत लिए। ठीक है, तो भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा, लेकिन वास्तव में यह भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन था। भारत का कहना था कि हमने परमाणु बम बनाया नहीं, बस हम लोग टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर रहे हैं कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो हम लोग परमाणु बम बना सकते हैं। तो सिर्फ हमने टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है, परमाणु बम नहीं बनाया। इस तरह से भारत का उस टाइम कहना था। इस परीक्षण से यह साबित हुआ कि भारत परमाणु तकनीक में सक्षम है। हालांकि इसके बाद अमेरिका और अन्य देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इससे भारत और अधिक आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा। क्योंकि जब आपको अलग अलग देशों से, कहीं से कनाडा से या फिर कहीं से चीजों को लाने का जरूरत पड़ता है, इंपोर्ट करने का जरूरत पड़ता है परमाणु बम बनाने के लिए, फिर परमाणु काम करने के लिए, तो उन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो भारत ने अपने क्षेत्र में खोज लिया और इसी को कहा जाता है आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये आगे बढ़ा। चौथा जो पांचवा जो फेज है, इसका जो पांचवा चरण है, वो आत्मनिर्भरता और गुप्त विकास। आत्मनिर्भरता और गुप्त विकास, ये आपका 1974 के बाद 1998 जब दूसरा परीक्षण यहाँ पर हम लोग करेंगे। पहले परीक्षण के बाद भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने का प्रयास किया गया। उस पर क्या तो प्रतिबंध लगाए गए, डांटा गया, मतलब फटकारा गया। ठीक है, लेकिन इस दौरान भारत के वैज्ञानिकों ने चुपचाप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और चुपचाप क्या है, तो जो कह सकते हैं एक परमाणु बम किस तरह से फटता है या फिर किस तरह से उसका निर्माण होता है, उसके ऊपर काम करने में लगे हुए थे। इस समय डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर
पीके अयंगार जैसे वैज्ञानिकों ने परमाणु अनुसंधान को जारी रखा था। ये सब क्या तो यहाँ के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो परमाणु अनुसंधान उसको जारी रखा था, शोध को जारी रखा था। राजनीतिक स्तर पर भी भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखी। राजनीतिक स्तर पर क्या तो जो भारत के प्रधानमंत्री थे या फिर जो भारत था वो अपना स्वतंत्र नीति बनाए रखा था। मतलब एनपीटी पर क्या तो उसने हस्ताक्षर नहीं किया। और सिर्फ भारत नहीं, कई सारे ऐसे देश हैं जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि यह भारत के हित में नहीं था। ये एनपीटी इस तरह का संधि है कि जिसके पास बम है वो तो रखेगा ही रखेगा। उसके बाद भी एक जो कहा जाता था इस संधि के अंतर्गत कहा गया था कि जो नए बम बनाएगा उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सिर्फ सीमित परमाणु बम रखा जाएगा। ठीक है, वो भी सिर्फ सुरक्षा के लिए, कोई इसको यूज नहीं कर सकता किसी को मारने के लिए। आज भी आप देखते हैं कि युद्ध होता है तो तुरंत लोग परमाणु बम नहीं गिरा देते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ नियम है। तो यहाँ पर भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि सभी देशों के पास है, जो बड़े बड़े देश है सभी देशों के पास है, और हमारे पास ना हो तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं रह सकते। इसलिए क्या है तो इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस अवधि में भारत ने मिसाइल तकनीक में भी प्रगति की, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जो मिसाइल तकनीक है उसमें भी यहाँ तो क्या प्रगति की भारत ने, और इसमें मिसाइल बनाने में सबसे ज्यादा जो कह सकते हो भूमिका निभाया हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम का। उन्होंने भारत की सामरिक शक्ति को मजबूत किया और परमाणु क्षमता को प्रभावी बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया है। परमाणु क्षमता को प्रभावी बनाने में क्या तो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, छठा, वो है पोखरण 2। जो पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया जाता है। निर्णायक नेतृत्व, जहां पर निर्णायक नेतृत्व होता है, और अब भारत कहता है कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र देश हैं। ठीक है, परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए, एक के बाद एक 5 परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदम्बरम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहाँ पर क्या है तो 5 लगातार परमाणु टेस्ट किए थे। इस बार भारत ने स्पष्ट रूप से खुद को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया, क्योंकि अब क्या है तो टेस्ट हो चुका था, सफल हो चुका था। अब कोई बोलता तो उसके ऊपर भी गिरा सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है तो जो भारत था उसने कह दिया कि अब हम क्या है परमाणु संपन्न देश है। हालांकि जो अमेरिका है वो ये कहता है कि आपको हम कभी मान्यता नहीं देंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि आप उस सब देश में है जिन्होंने कभी परमाणु बम बनाया है। लेकिन जिसके पास जो चीज है उसके पास उसके लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होता है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई स्पष्टता नहीं रखना चाहता था। क्या कहा जा रहा है कि ये जो निर्णय है इसलिए लिया गया क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं रखना चाहता था और विश्व में अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहता था। इसलिए क्या तो इसने टेस्ट किए। इस परीक्षण के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, कई सारे जो प्रतिबंध भारत पर लगाए गए, लेकिन भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई और उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, तो इस तरह से हमें सामना तो करना पड़ा चुनौतियों का, लेकिन बम तो मिल गया। अगला यहाँ पर हम चरण देखें, जो फेज देखेंगे वो वर्तमान नीति और जिम्मेदार परमाणु शक्ति। वर्तमान आज का जो नीति है और जो जिम्मेदार परमाणु शक्ति वो हम लोग हैं। ठीक है, पोखरण 2 के बाद भारत ने नो फर्स्ट यूज और मिनिमम डेटरेंस जैसी नीतियां अपनाई। नो फर्स्ट यूज का मतलब कि हम लोग सबसे पहले परमाणु का उपयोग नहीं करेंगे, अगर युद्ध होता है तो हम लोग परमाणु पहले नहीं गिराएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर नीतियां बनाई गई है। यह नीति इसलिए बनाई गई ताकि भारत यह दिखा सके कि वह परमाणु शक्ति का उपयोग आक्रामक रूप से नहीं बल्कि केवल अपनी सुरक्षा के लिए करेगा। मतलब परमाणु बम का उपयोग हम लोग किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसको अपने देश को बचाने के लिए उसके ऊपर ये वार करेंगे। आज भारत परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा और कृषि में भी कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत ने परमाणु शक्ति को केवल हथियार के रूप में नहीं बल्कि विकास के साधन के रूप में भी अपनाया है। ऐसा नहीं कि हमने जो है भारत ने सिर्फ हथियार बनाने के लिए परमाणु का उपयोग किया है, विकास के रूप में भी किया। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेंगे कि इस प्रकार भारत का परमाणु शक्ति के रूप में उभरना केवल वैज्ञानिक प्रयासों का परिणाम नहीं था, बल्कि इसमें राजनीतिक नेतृत्व, वैज्ञानिकों का योगदान और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का संयुक्त प्रभाव रहा। नेहरू की दूरदर्शिता, भाभा की वैज्ञानिक सोच, इंदिरा गांधी का साहस और वाजपेयी का निर्णायक नेतृत्व, इन सभी ने मिलकर भारत को एक मजबूत और जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनाया है। इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। एक छोटा सा काम करना है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पर लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।